21वीं सदी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समर्पित है। सूचना क्रांति के इस दौर में यह प्रश्न उठ रहा है कि भविष्य में किताबें रहेंगी या नहीं रहेंगी। इस बारे में डॉक्टर सुनीता रानी घोष का आलेख बनी रहेंगी किताबें अच्छा खासा प्रकाश डालती हैं। वे लिखती हैं, सामान्यतः किसी भी वस्तु की भविष्यवाणी करना जोखिम भरा काम होता है, क्योंकि भविष्य के गर्त में असीमित संभावनाएं छिपी होती हैं। कभी यह हमारे मनोवांछित दिशा की ओर बढ़ता है तो कभी अपरिचित एवं अज्ञात राह की ओर उन्मुख हो सकता है। लेकिन भविष्यवाणी का एक ठोस आधार होता है। यह वर्तमान से निकलता है और वर्तमान में जिस प्रकार का ज्ञान मनुष्य को उपलब्ध हुआ है उससे हम भविष्य के बारे में कल्पना कर सकते हैं। भविष्य पर चर्चा होने पर जब पहली बार रेडियो का प्रसारण हुआ था तब यह प्रश्न उठा था कि अब पुस्तकों की क्या उपयोगिता रहेगी, समाचार पत्र कौन पढ़ेगा। इसके बाद जब टेलीविज़न ने अब हमारे जीवन में प्रवेश किया तब भी इस प्रकार का प्रश्न उठा था कि अब संचार माध्यम में समाचार पत्र की क्या उपयोगिता रहेगी। और ऐसा ही कुछ हुआ है कंप्यूटर और इंटरनेट के प्रसार के बाद कि अब पुस्तक प्रेमियों को पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी अथवा नहीं मिलेंगी और वे चिंता में पड़ गए। लेकिन डॉक्टर सुनीता रानी घोष लिखती हैं कि एक कवि महाकवि त्रिलोचन की उनको कुछ पंक्तियां याद आती हैं। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनते। इस कविता में त्रिलोचन चंपा नामक ग्रामीण बालिका को पढ़ने के बहुत से लाभ बताकर पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अपनी बात को अधिक प्रभावी बनाने के लिए गांधी भाभा के पूर्णतः साक्षर राष्ट्र के स्वप्न का उल्लेख भी करते हैं। वे लिखती हैं, उस दिन चंपा आई। मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम करेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें, परंतु वह अंत तक कहती रही कि मैं नहीं पढ़ूंगी। कविता में पढ़ने के प्रति चंपा की यह विद्रोही उदासीनता तो कविता के उद्देश्य को स्पष्ट करती ही है, परंतु कविता का मुख्य प्रभाव तब गहरे सोच में डाल देता है कि जब चंपा कवि से यह कहती है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा, हाय राम तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। चंपा का यह कथन हमारे पढ़े लिखे सभ्य समाज पर और तथाकथित बुद्धिजीवी पर एक तीक्ष्ण व्यंग है और यह हमारे समाज की त्रासदी भी है। इस तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने किताबों के प्रति खौफनाक वातावरण बना दिया है। इनका मानना है कि हम क्यों पढ़ें, जब पढ़ने को आज कुछ अच्छा है ही नहीं तो फिर किस लिए पढ़ा जाए। अखबारों में लूटपाट, बलात्कार, हत्या, चोरी, डकैती, दुर्घटना की खबरें, पत्र पत्रिकाओं में वही सब कुछ, ब्रांड पुस्तकों के प्रकाशन से लेकर पुरस्कार तक गुटबंदी और जोड़ घटाव, बाल साहित्य का नितांत अभाव और साथ ही बच्चों में पढ़ने के प्रति अरुचि, इस तरह के तमाम विषयों पर बुद्धिजीवी वर्ग में आए दिन चर्चा होती रहती है। साथ ही इस वर्ग ने किताबों के नियमित पाठकों को यह कहकर चिंता में डाल दिया कि कंप्यूटर और इंटरनेट ने किताब के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और भविष्य में मुद्रित किताबें समाप्त हो जाएंगी। यह सब पढ़ सुनकर चिराग तले अंधेरा की कहावत याद आती है। वस्तुतः आज मन और मस्तिष्क के मनोरंजन और जानकारी के साधन अवश्य अनगिनत हैं, किंतु मनुष्य की मनोवृत्ति आज भी पढ़ने की श्रेष्ठता को नकारती नहीं है। मनुष्य आज भी श्रेष्ठ किताबों को पढ़ने के लिए लालायित बना रहता है। सर्वमान्य है कि प्रिंट मीडिया जनसंचार का सर्वाधिक स्थायी और सफल माध्यम है। गुटनबर्ग ने जब छापाखाना इजाद किया था तो सोचा भी ना होगा कि वे विश्व को इतना अनूठा उपहार दे रहे हैं। कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में भी आज समाचार पढ़ने के लिए लोग समाचार पत्रों का जितना बहुआयामी उपयोग करते हैं उतना किसी और जनसंचार माध्यम का नहीं। टेलीविज़न, कंप्यूटर, इंटरनेट और वीडियो गेम्स में उलझे हमारे प्यारे बच्चे चंपक और चंदा मामा से बेशक दूर जा रहे हैं, किंतु हैरी पॉटर उन्हें बेहद लुभा रहा है। इस किताब के रिकॉर्ड तोड़ विश्व स्तरीय सफलता और इसकी लेखिका जेके रोलिंग की बढ़ती लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है
कि बाल साहित्य आज भी बच्चों को आकर्षित करता है और पढ़ने में उनकी रुचि अभी भी समाप्त नहीं हुई है। किताबें मानव जाति के इतिहास में अपनी शक्ति को प्रमाणित कर चुकी हैं और अपनी बहुमुखी उपयोगिता के कारण समय के हर आघात का सामना कर और अधिक निखार के साथ सर्वाधिक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद स्थापित करने में किताबों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेखिका कहती हैं कि वास्तव में किताबें सांस्कृतिक अग्रदूत की भूमिका निभाती चली आ रही हैं। अपने प्रारंभिक काल से आज तक किताबों ने दुनिया को एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किताबें संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठतम विचारों को शिक्षा, विज्ञान, इतिहास, साहित्य, व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में हम तक पहुंचाती हैं। किताबें यदि राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाती हैं तो कभी कभी सत्ता के प्रति आक्रोश एवं राष्ट्रद्रोह की भावना को भी उद्दीप्त करती हैं। सत्ता तक पहुंचाती हैं तो सत्ता को पलटने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसलिए समय समय पर भिन्न सरकारों द्वारा अपने खिलाफ लिखने वाले लेखकों की किताबों को प्रतिबंधित भी किया गया है। अंग्रेजी शासन द्वारा सोजे वतन की जप्ती तथा उस पर लगाए गए प्रतिबंध ने हिंदी साहित्य को कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद रूपी अनमोल रत्न दिया। इसी प्रकार सोवियत संघ आज टुकड़ों में बट चुका है, किंतु जिन पुस्तकों के आधार पर उसका गठन हुआ था वे आज भी सुरक्षित एवं मूल्यवान है। यही कारण है शंकाएं उपजी, विवाद छिड़े, किंतु हजारों वर्षों में भी किताब के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भी यह अनुभूत सत्य है कि देखी हुई घटना या परिदृश्य का प्रभाव मस्तिष्क पर उतना स्थायी नहीं होता जितना किसी पढ़े हुए मार्मिक विषय का। यदि किसी लेख, कहानी या कविता की संवेदना ने हमें छुआ है तो वह हमारी स्मृति में आज तक बना हुआ है। बच्चों की विद्यालय शिक्षा का आरंभ किताबों से किया जाता है। उनमें लिखे हुए शब्द के प्रति आदर और सम्मान का भाव जगाया जाता है। अत्यधिक तकनीकी प्रगति के बाद भी शिक्षण प्रणाली में किताबों का स्थान कंप्यूटर नहीं ले पाया है। किताबों के प्रभाव एवं शक्ति का अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है, भिन्न भिन्न सरकारें सत्ता में आते ही पाठ्यक्रम में बदलाव करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती हैं। यूँ अगर देखा जाए तो टेलीविजन धारावाहिक या किसी फिल्मों का आधार अच्छी पटकथा ही होती है और इसके बिना न तो उत्तम डॉक्यूमेंट्री बन सकती है और न अच्छा धारावाहिक ही तैयार किया जा सकता है। पूरा प्रयास किया जाता है कि शरद चंद्र के उपन्यास देवदास या फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम की मूल संवेदना को अक्षरशः पर्दे पर उतारा जाए। यदि निर्देशक उस भावना तक पहुंचने में सफल होता है तो फिल्म हिट है, अन्यथा दर्शक मूल कृति से तुलना कर उसे नकार देता है। कहते हैं किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता। किताबों से हम वार्तालाप कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, अपने मार्ग का निर्धारण कर सकते हैं, अपने चित्त और चरित्र का परिष्कार कर सकते हैं। पुस्तकों की संगति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसलिए पुस्तकालय को संत मिलन का उत्तम मार्ग बताया है। आप घर पर खाली बैठे हैं, ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं या कहीं अनजाने लोगों की महफिल में पहुंच गए हैं, यदि आपके पास एक अच्छी किताब है तो फिर न कोई अकेलापन है और न कोई अजनबीपन। आज की आपाधापी भरी व्यस्त जिंदगी में जब किसी के पास अपनी समस्याओं को सुलझाने का समय नहीं है तो किसी दूसरे के लिए कोई कहाँ से समय निकालेगा। ऐसे में आप नौकरी पेशा एकाकी व्यक्ति हों या सेवानिवृत्त वृद्ध, किताबें ही आपका सबसे बड़ा संबल बन जाती है। मेरे 2-4 बहुत अच्छे और सच्चे मित्र हैं, परंतु फिर भी उन तक पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है जितना अपनी अलमारी में रखी किताब तक पहुंचना। वैसे पढ़ने के सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। कोई साक्षर बनने के लिए पढ़ता है, कोई साधारण हिसाब किताब करने के लिए, कुछ लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं तो कुछ जीविकोपार्जन के लिए। परंतु जिनके पढ़ने को अच्छा माना गया है वह है स्वांतः सुखाय पढ़ना, अपने सुख के लिए पढ़ना, अपने मनोरंजन के लिए पढ़ना,
अपने ज्ञान को विस्तार देने के लिए पढ़ना, और इसका एक अपना अलग ही आनंद है। किताबों की अपनी एक अलग फैंटेसी की दुनिया है और इसमें खोने वाला व्यक्ति मनुआ बेपरवाह हो जाता है। उसे फिर व्यावहारिक दुनिया की खबर नहीं रहती, खाने पीने और सोने का होश नहीं रहता। जब तक हम उस दुनिया में रहते हैं अपनी समस्याएं, पीड़ा, बेचैनी सब कुछ भूल जाते हैं। इस प्रकार जहां एक और यथार्थ वास्तविकता के धरातल पर किताबें बहुविध ज्ञान का माध्यम हैं, वहीं दूसरी ओर यथार्थ की भयावहता से पलायन कर किसी दूर सुरक्षित कोने में ले जाने में भी यह किताबें हमारा सहारा बनती हैं। जीवन की आपाधापी और कोलाहल से दूर किताबें हमें प्रसाद के नाविक की भांति कल्पना के सुंदर, शांत और सुखद लोक में ले जाने की सामर्थ्य रखती हैं। किताबें हमारा वैयक्तिक जीवन का पथ प्रशस्त करती हैं और सामाजिक जीवन का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लगभग हर महान व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी पुस्तक का हाथ रहा है। विद्युत बल्ब के आविष्कारक एडिसन स्कूल के सामान्य शिक्षा से वंचित रहे, किंतु उन्हें स्वाध्याय की आदत थी। उनके अनुसार वे सोचना वहीं से आरंभ करते थे जहां कोई किताब समाप्त होती थी। इतिहास साक्षी है, रूसो, मार्क्स, लेनिन अथवा गांधी, इन सभी के जीवन दर्शन के निर्माण में महान पुस्तकों का योगदान था। वहीं स्वयं इनके द्वारा रचित पुस्तकों ने अनेक क्रांतियों को उत्प्रेरित भी किया। किताबें मानव चरित्र को किस सीमा तक प्रभावित करती हैं, इस संदर्भ में महात्मा गांधी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, कुछ खास किताबों का असर मेरे जीवन पर बहुत गहरा पड़ा है, लेकिन जिस पुस्तक ने मेरे जीवन में सर्वाधिक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया है वह रस्किन की अनटू दिस लास्ट पुस्तक है। पुस्तक को मैंने एक बार पढ़ना शुरू किया तो खत्म किए बिना न छोड़ सका। उसने मेरे हृदय पर अधिकार कर लिया। इस पुस्तक के विचारों के अनुसार जीवन को बनाने की धुन लग रही थी। मेरे जीवन में यदि किसी पुस्तक ने तत्काल महत्वपूर्ण रचनात्मक परिवर्तन कर डाला है तो वह यही पुस्तक है। बात को मैंने इसका गुजराती भाषा में अनुवाद किया और वह सर्वोदय के नाम से प्रकाशित हुआ। यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने जब किताब लिखी हिंद स्वराज, तो अंग्रेजी शासन को लगा कि यह हमारे शासन के खिलाफ लिखी गई पुस्तक है। जो हिंद स्वराज पुस्तक पर अंग्रेजी शासन ने प्रतिबंध लगाया। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं जब समाज ने या सरकार ने अपनी तरफ से लेखकी अभिव्यक्ति को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए किताबों को कई तरह से प्रतिबंधित किया। आगे गांधी जी लिखते हैं कि मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अंतर में बसी हुई थी उसका स्पष्ट प्रतिबिंब मैंने रस्किन के इस ग्रंथ में देखा और इस कारण उसने मुझ पर अपना साम्राज्य जमा लिया एवं अपने विचारों के अनुसार मुझसे आचरण करवाया। अब यहाँ यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट रहे थे तब उनके मित्र ने ट्रेन में महात्मा गांधी को रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट दी। महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया और इसे समाप्त करके ही छोड़ा और तब गांधी को अपने आगे का मार्ग दिखाई पड़ा। अब महात्मा गांधी रहने वाले भारत के, रस्किन रहने वाले पश्चिम के देश के, और उनको किताब मिली दक्षिण अफ्रीका में, और गांधी का पूरा जीवन बनाने में रस्किन की इस पुस्तक ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट का हिंदी अनुवाद सर्वोदय के नाम से प्रसिद्ध है और बाद में गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी विनोबा जी ने पूरे सर्वोदय आंदोलन का ही नेतृत्व किया। और तो और दुनिया को विंडोज का उपहार देने वाले माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स स्वयं पुस्तक प्रेमी हैं। बिल गेट्स ने एक टीम बनाई है जो सदैव किताबें पढ़ती रहती है और उनके पढ़ने के लिए अच्छी किताबें छांटती है। फिर अनुशासन और लगन की प्रवृत्ति के विकास का भला पढ़ने से बेहतर और कौन सा तरीका है। बिल गेट्स से पूछा गया, यद्यपि वे माइक्रोसॉफ्ट के जनक हैं, कंप्यूटर में बहुत गहरी पेट रखते हैं, उनसे पूछा गया कि आगे आने वाले समय में मुद्रित किताबों की कितनी उपयोगिता रहेगी, तो बिल गेट्स का कहना था
कि मुद्रित किताबें हमेशा समाज में बनी रहने वाली हैं। उन्होंने एक उदाहरण से समझाया कि व्यक्ति फिल्म देखने के लिए जाता है तो वह सबके साथ सामूहिक आनंद उठाना चाहता है। यद्यपि केबल टीवी के ज़माने में अब घर घर में फिल्में देखी जा सकती हैं, इसके बाद भी व्यक्ति सामूहिक आनंद की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही सिनेमा हॉल की तरफ रुख करता है। उनका कहना है कि व्यक्ति किताबों का स्पर्श करना चाहता है, जबकि तकनीक के युग में हम तकनीकी किताबों को या ई बुक का स्पर्श नहीं कर सकते हैं, इसलिए किताबों की महत्ता बनी रहने वाली है, ऐसा बिल गेट्स का मानना है। अगर महान नहीं तो एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास तो सभी को करना चाहिए, इसलिए किताबें पढ़ने पर आज भी अभिभावक जोर देते हैं। वर्तमान में किताबों से जुड़ा एक और पहलू है जो किताबों के भविष्य के प्रति आशंकित करता है। कुछ समीक्षकों का मानना है कि शब्द की शक्ति में निरंतर कमी हो रही है। आज विश्व साहित्य में ऐसी पुस्तकें लुप्त प्राय हो चुकी हैं जो भगवद गीता, अनटू दिस लास्ट, गोरकी की मदर के समान मानव की जीवन शैली को प्रभावित करने की सामर्थ्य रखती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि शब्द की शक्ति आती है आचरण के माध्यम से। जब तक हम आचरण नहीं करते तब तक शब्द खोखले बने रहते हैं और जीवन से निकला हुआ साहित्य ही कालजयी साहित्य की श्रेणी में आता है, जो हजारों वर्षों तक समाज का पथ प्रशस्त करता रहता है। अब यह शंका उठना स्वाभाविक है कि आगे किताबें रहेंगी अथवा नहीं रहेंगी। लेखिका कहती हैं कि यह माना जा रहा है कि आज हर व्यक्ति किताब छपवाना चाहता है। यह आवश्यक नहीं है कि वे सभी समाज के उत्थान से जुड़ी हुई किताबें हों या किसी अर्थ में महत्वपूर्ण हों। आज प्रकाशित पुस्तकों के विशाल समुद्र में से कुछ बहुमूल्य मोती रूपी पुस्तकें छांटना असंभव नहीं तो दुष्कर अवश्य है। यह नहीं कहा जा सकता कि अमुक पुस्तकें मानव सभ्यता की प्रगति में योगदान देकर मील का पत्थर साबित होंगी। इसका कारण यह माना जा रहा है कि ज्ञान की विविधता में तो वृद्धि हुई है, किंतु उसके स्थायित्व में कमी आई है। मीडिया और तकनीक के विस्तार के साथ साथ किताबों की प्रकाशन संख्या तो बढ़ी है, किंतु किसी भी किताब की बहुत अधिक प्रतियां बाजार में बिक नहीं पाती। बेस्ट सेलर की कमी है। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है मीडिया शीघ्र ही उस विषय से संबंधित कुछ अन्य पुस्तकों के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित कर देता है। इसका पुस्तक के मूल्य अथवा महत्व से कोई संबंध नहीं है, वरन यह बाजारवाद का कौशल है। बाजार की व्यावसायिक प्रवृत्ति इसके लिए उत्तरदायी है। रही बात आज पुस्तकों द्वारा जनमानस को उद्वेलित करने अथवा जन जन की आत्मा के परिष्कार के सामर्थ्य की, तो इस विषय में लेखिका का यही कहना है कि यह समय ही तय करेगा कि आजकल लिखी जाने वाली कौन सी पुस्तकें आगामी पीढ़ियों को प्रभावित करेंगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि पुस्तकों की उपयोगिता, उसका महत्व समय निर्धारित करता है। आज यदि 5000 साल से भगवद गीता हमारे बीच मौजूद है और उसके अनेकानेक समीक्षाएं होने के बाद भी उसमें कुछ गुंजाइश बाकी है, तो यह उस साहित्य की शक्ति का प्रमाण है। आज यदि हमारे समाज में वेद, उपनिषद, पुराण हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, तो यह कालात्मा की परीक्षा पर खरे उतरे हैं। इस कारण से आज भी लोग इन ग्रंथों को बार बार पढ़ना चाहते हैं, उनका अर्थ करना चाहते हैं और उनको पढ़ करके अपना जीवन सुधारना चाहते हैं। लेखिका जो इस बात पर जोर दे रही है कि किताबें जो हैं वह कालात्मा की परीक्षा पर खरी उतरनी चाहिए। जिस समय होमर और वर्जिल लिख रहे थे, उस समय भी हजारों लोग लिख रहे होंगे। महान साहित्यकार चेखव, प्रेमचंद, विक्टर ह्यूगो, निराला आदि के साहित्य को जो महत्व आज मिला है वह उनके जमाने में नहीं मिला था। इन सभी को स्वयं को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष करना पड़ा और प्रतिकूल परिस्थितियों ने इनकी साहित्यिक प्रतिभा को और अधिक विकसित और परिपक्व किया। आज इन सभी कालजयी रचनाकारों की ख्याति देश काल की सीमाओं को लांघकर चारों ओर फैली हुई है और इनकी अद्वितीय कृतियां विश्व वाङ्मय में, विश्व साहित्य में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। इसलिए यह समय ही तय करेगा कि आज लिखने वालों में से कौन भविष्य के निराला, तुलसी या प्रेमचंद होंगे। हमारे कुछ बुद्धिजीवी
यही राग अलापते रहते हैं। ई बुक आ गई है, अब कौन छपी हुई पुस्तकें पढ़ेगा, अखबार पढ़ेगा। मुद्रित किताबें और ई बुक दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं और दोनों ही पठन प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती हैं। संदर्भ ग्रंथों के लिए इलेक्ट्रॉनिक किताबें उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। शब्दकोश, विश्वकोश, एटलस जैसे संदर्भ ग्रंथ जिन्हें कभी कभी देखने की आवश्यकता होती है, इस तरह के परिवर्तन के लिए उपयुक्त है। इलेक्ट्रॉनिक रूप में इनका प्रकाशन सरल तथा शीघ्र हो सकता है। इससे किताबों की स्याही, कागज, प्रेस तथा पर्यावरण की समस्याओं का निराकरण कुछ सीमा तक हो सकेगा। फिर भी मुद्रित किताब कभी भी खाली समय में अपनी सुविधानुसार पढ़ी जा सकती है। हम बिस्तर पर लेटकर, खाना खाते समय, रेल में यात्रा करते हुए या बस स्टैंड पर बस की प्रतीक्षा करते हुए भी मुद्रित पुस्तक पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो सड़क पर चलते हुए किताब के पन्ने पलटते हुए देखे जा सकते हैं। मुद्रित किताब, विशेष रूप से पेपरबैक किताबें, सस्ती, हल्की और सुविधाजनक होती है। किताब पढ़ने के लिए सूर्य की रोशनी, आंखें और हाथ पर्याप्त है। इसे चालित करने के लिए किसी बैटरी या तकनीक की जरूरत नहीं होती है। यहाँ तक कि ई बुक के सुविधाजनक होने के बाद भी इसे प्रचलित करने के लिए बैटरी की जरूरत है। यदि किताबें केवल डिजिटल या ऑनलाइन प्रकाशन तक ही सीमित रहेंगी तो भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भयानक संकट उपस्थित हो जाएगा। दुनिया भर के लोग जिनके पहुंच कंप्यूटर या इंटरनेट तक नहीं है, जिनके लिए कंप्यूटर खरीदना या इंटरनेट का व्यय वहन करना संभव नहीं है, अथवा जो उसे चालित करने की योग्यता नहीं रखते या जो किसी भी कारण से तकनीकी प्रगति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ हैं, वे अनेक पुस्तकों का लाभ उठाने से वंचित हो जाएंगे। फिर अब्राहम लिंकन और प्रेमचंद जैसे विश्व के करोड़ों प्रतिभाशाली मनुष्यों के पढ़ने और लिखने की प्रक्रिया तथा प्रतिभा तो अविकसित और कुंठित रह जाएगी, जो आज भी मिट्टी के तेल के दिए या स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपने भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहे हैं। तकनीक अपने प्रयोग में अधिक ऊर्जा और मानवीय शक्ति का क्षरण करती है। तकनीकी दृष्टि से अधिक विकसित देशों में भी वाशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ट्रेड जर्नल तथा न्यूयॉर्क टाइम्स आदि पत्रों में इस तरह के अनेक आलेख प्रकाशित हुए, जहां आम जनता की यह राय थी कि वे अध्ययन का वास्तविक आनंद कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। 2004 में 2.3 अरब पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें से केवल 0.1% ही ई बुक थी। सार्वजनिक तथा शैक्षणिक पुस्तकालय मुद्रित पुस्तकों के संग्रह पर ही निर्भर करेंगे। यदि डिजिटल तकनीक होगी तो वह मुद्रित किताबों की पूरक रूप में होगी, उनकी स्थानापन्न नहीं। डिजिटल कैटलॉगिंग और कंप्यूटर तकनीक सार्वजनिक तथा शैक्षणिक पुस्तकालयों में बहुत सी कठिनाइयों के निराकरण में सहायक हो सकती है। प्रिंट और पीसी साथ साथ चलेंगे, यह कोई अनहोनी बात नहीं होगी। हवाई जहाज के आविष्कार के उपरांत भी रेल तथा बसें यातायात के प्रमुख साधन हैं। कई यात्राएं तो हवाई जहाज से संभव भी नहीं है। क्या आगरा से मथुरा तक की यात्रा हवाई जहाज से की जा सकती है? साथ ही मुद्रित किताब अधिक स्थायी होती है। यदि उसमें परिवर्तन करना है तो वह उस किताब को दूसरा संस्करण छापने पर ही संभव है। इसलिए किताब में प्रकाशित ज्ञान सामग्री अधिक स्थायी होती है। पुस्तक मानव जाति के इतिहास में एक मानव शास्त्रीय विकास है। यदि हम आज के तकनीकी विकास को पहिए के आविष्कार के साथ जोड़ते हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि मानव की योग्यता असीम है और इस योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण किताबें ही हैं। किताबें अनुभव के संसार में विचरण करने का प्रमुख माध्यम है, जहां पन्ना पलटने की गति के साथ ही हम अधिक जानकारी तथा योग्यता हासिल करते जाते हैं। हाँ, किताबें पढ़ने के विकास के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि हम श्रेष्ठ साहित्य पढ़ें जो शाश्वत हो। कुछ घंटे या कुछ दिन जीवित रहने वाली पठन सामग्री से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि पुस्तकें संवारने के साथ साथ बिगाड़ने का काम भी करती हैं। अतः पठन सामग्री के चयन में विशेष सावधान रहने की जरूरत है। वैसे भी जिस समाज में अच्छे पाठक होते हैं वहाँ अच्छी किताबों की सर्जना भी होती है और अच्छी श्रेष्ठ किताबें कालजयी होती हैं। उनमें जो कुछ संकलित हो जाता है वह स्थायी होता है। रेडियो या टीवी से प्रसारित शब्द प्रसारण मात्र के बाद विलुप्त हो जाता है। समाचार पत्र दूसरे दिन अनुपयोगी हो जाते हैं, किंतु पुस्तकें कालातीत होती हैं।
सूचना क्रांति से जुड़ी तकनीकी, प्रौद्योगिकी या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से जुड़े परिवर्तन मानव के भाग्य की विधात्री पुस्तक के अस्तित्व को संकट में डालकर भला उसके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह कैसे लगा सकते हैं? सूचना क्रांति की विकसित तकनीक, मुद्रण की सुविधाएं तथा प्रकाशन तंत्र के कौशलपूर्ण उपयोग को देखकर यह विश्वास हो जाता है कि किताबों का भविष्य बेहतर होगा, बदतर नहीं। इतिहास साक्षी है, महान विचार किसी एक देश की संपत्ति कभी नहीं रहे, वरन उनसे संपूर्ण विश्व लाभान्वित हुआ है। जब तक शब्द रहेंगे, मानव की आस्था जीवित रहेगी और स्वयं मानव का अस्तित्व रहेगा, तब तक किताबें भी रहेंगी और किताबें ही भविष्य में भी वर्तमान की भांति विश्व की सर्वोत्तम सत्ता के सिंहासन पर आसीन रहेंगी। आगामी पीढ़ी किसी किताब के माध्यम से ही यह जान सकेगी कि कभी 21वीं शताब्दी की शुरुआत में किताब के भविष्य से जुड़ी आशंका एवं चिंता ने विश्व के बुद्धिजीवियों को विचार विमर्श के लिए बाध्य किया था।